कॉमन कैंसर्स की बात करोगे, वर्ल्ड वाइड अगर देखोगे तो प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन माना जाता है। सबसे पहला सिम्टम्स उनको पता लगता है ब्रेस्ट में गांठ का ही पता लगता है, या कोई निप्पल डिस्चार्ज है और निप्पल डिस्चार्ज भी ब्लडी डिस्चार्ज मीन्स ब्लड जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, या आपकी आर्म पिट में कोई गांठ फील हो रही है। तो ये सिम्टम्स हैं कि भी हाँ आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इंडिया में किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं होता है कि मान लो दोनों को शादी करना है, लड़की बन गई आईएएस तो लड़के ने छोड़ दिया, या लड़की का प्रोफेशन बहुत हाई है, लड़के का भी हाई है, तो फैमिली के लिए लड़की ने स्विच किया या लड़की ने क्विट किया जॉब। इन्होंने मुझे कभी भी नहीं बोला कि तुम क्विट करो। एज अ फीमेल तुम्हारा होता है कि ठीक है यू शुड प्लान अ फैमिली। हमने फैमिली प्लान किया और मैंने क्विट भी नहीं किया, बट यस मैंने अपना जो जर्नी का स्पीड था वो थोड़ा सा स्लो किया। मैंने इनको बोला कि यू कैरी ऑन विद योर वर्क, आई विल टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो कुछ टाइम के लिए मैंने पूरा सपोर्ट दिया सो दैट ही कैन ग्रो अप इन हिज कैरियर। से पूछूंगी क्योंकि मैं भी नवोदियन हूँ, ये भी नवोदियन है, तो मुझे पता है कि नवोदियन जो है वो नवोदियन के घर में पता चल जाए कि ये नवोदियन है तो कभी भी किसी के घर में आते हैं अपने घर के जैसा हमारा रहता है। वो खाना भी बना देंगे, बर्तन भी धो देंगे, खाना खा भी लेंगे। आप ना रहोगे तो आपके घर की चाबी से ताला भी खोल के आएंगे। तो नवोदय में ऐसा है। तो आप नन नवोदियन है तो आप बिल्कुल खुल के बोलिए कि आपको स्टार्टिंग के 2-4 साल 5 साल उसके बाद तो एडजस्ट हो गएंगे उस लाइफ स्टाइल में, मुझे पूरी तरह से पता है। अब आपको लगता ही नहीं होगा कि कभी कभी आपको शायद ये फील आता होगा कि मैं भी नवोदय से ही पढ़ी हूँ। अब तो इनफैक्ट कोई मुझसे मिलता भी है तो उसको यही लगता है कि मैं भी नवोदय। वो मैंने बोला ना कि 2-4 साल 5 साल के बाद आप नवोदय नहीं बनेंगे। देखो शुरू में ऑब्वियसली तो हमारे उस समय लिए आपका कैसा फीलिंग रहा कि ऐसे अनटाइमली कोई आ जा रहा है, आपको कहीं घूमने निकलना है, या आपकी कुछ प्लान है पहले से? एक तो आप लोगों की छुट्टी नहीं मिलती होगी, मुश्किल से कभी प्लान बनता होगा तो कोई नवोदय आ जाता होगा। ऐसा अगर देखा जाए तो इस तरह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं था, बट यस ही वाज टू मच इन्वॉल्व विद द नवोदय। तो मुझे ये होता था मतलब ऐसा क्या है इस नवोदय में कि ऑल द टाइम ये नवोदयन वो नवोदयन, इससे बात करना है। मतलब दिन का कोई भी टाइम हो, तुम कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर किसी नवोदयन का फोन आ गया रात किसी हेल्प के 1 लिए बजे 2 बजे तो ये कोविड में तो निश्चित करेंगे आता ही होगा। करेंगे। देखो क्या होता है ना, जैसे मैं हॉस्पिटल में होता हूँ मैक्सिमम टाइम, सो मेरे से 90% नवोदियंस तो हॉस्पिटल में ही मिलते हैं। वो मुझे फ़ोन करते हैं, भैया आना है, मिलना है, बस चाय पी के जानी है, एक बार मिल लेंगे। तो ये मेरे साथ हॉस्पिटल में साथ है। तो अगर मैं भी नहीं मिलूंगा तो इससे मिल के जाएंगे। अच्छा, तो अभी ना एक तरह से नवोदिन की भाभी हो गई। नहीं वो तो है ही। हमारे नवोदय में सिस्टम है, अगर ये सीनियर हैं तो भैया तो आप भैया, भाभी, तो पूरे मैं भाभी। नवोदय की भाभी हैं। वो बिल्कुल। बताने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी बोलेंगे आप भाभी ही रहेंगी। तो वो तो इनको शायद मुझे लगता है शादी के 6 महीने बाद ही समझ में आ अब गए तो होंगे। ऑब्वियसली मैं समझती हूँ नवोदयन का नाम लेकिन आते ये ही जो समझ आ जाता मेरा है। सवाल है कि शुरू में आपको इरिटेशन नहीं होता होगा? बिल्कुल होता था। मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं शुरू में बोलती थी कि मतलब ऐसा क्या है इस नवोदय में कि तुम टाइम नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, लेकिन नवोदय का एक मैसेज आ जाए एंड यू आर रेडी टू हेल्प। लेकिन ऑब्वियसली विद धीरे धीरे टाइम के साथ पता चला कि ये जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब इनफैक्ट सिर्फ ये हेल्प नहीं करते नवोदयंस की, बाकी नवोदयंस भी हमारी हेल्प के लिए किसी भी टाइम पे वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। क्योंकि मैं तो इस डॉक्टर चीज़ नहीं के हूँ, मैं लिए- बस कोविड श्वेता इसने मैं इसने श्वेता इसने ये लाइव चीज़ देखा है लाइव एग्जांपल। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। मतलब जस्ट कोविड के टाइम की बात है, मेरी यूएस से सिस्टर आई हुई थी और हम बाहर घूमने गए हुए थे, जैसलमेर घूमने गए हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन लग गया, हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो हमें जैसलमेर से दिल्ली बाय रोड आना पड़ा। और मेरी सिस्टर के बेटे का पेट खराब हो गया, अपसेट डायरिया डायरिया हो गया उसको। अब उस रोड पे चलते हुए डायरिया हो गया, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, क्या करें? हम सब इतने ज़्यादा टेंस्ड, वो कॉन्टिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा है, डायरिया हो रखा है। डॉक्टर डबास ने सिर्फ एक मैसेज डाला नवोदयन ग्रुप में, मैंने भी और देखा था मैसेज। इमीडिएटली मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती किस तरह से मैजिक हैपेंड और इतने सारे मैंने वो नवोदयंस मैसेज ही सीताराम भैया को अपने forward आप किया हमारे था, पास पहुंच गए personally। उसमें अभी medicines के देखो साथ। कि मतलब दैट वाज ब्रिलियंट। 5-6 लोग दवाई लेके खड़े थे अलग अलग कॉर्नर्स में। तब इसको भी और इसकी जो सिस्टर थी यूएस में, कहते हैं यार ये क्या है। माय फैमिली आल्सो रियलाइज्ड कि मतलब ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ऑल ऑफ अ सडन जहाँ पे हमारे पास कोई हेल्प नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन एकदम इतनी हेल्प आ गई। एंड ऑब्वियसली बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया, खत्म हो गया होगा ना? इरिटेशन बिल्कुल खत्म। उसके बाद आपको लग गया होगा कि अब मेरी फैमिली है भी। फिर तो ऑब्वियसली मुझे पता चल गया। ओके, नहीं, अब तो ये काफी नवोदियंस मैं को जगत जानते हैं, भाभी हम बन गई हूँ घूमने जाते हैं, नवोदयंस वहाँ भी मिलते हैं लोग एंड सी नो कि वो कैसे हेल्प करते हैं। बिल्कुल भी। एक कहते हैं ना कि भी बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ, जो एक एक्चुअली वर्ड यही है कि वो बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार है, कि
भैया आए या कोई भी आया है, बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कनेक्शन है ना, इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू योर पोजीशन। बिल्कुल ये जो हमारा नवोदिन्स का कनेक्शन है वो बिना पोजीशन से कनेक्शन है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं डॉक्टर हूँ, कोई नॉन डॉक्टर है, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी हेल्प नहीं करोगे। नहीं बिल्कुल वो आपस में हेल्प एक दूसरे की बिना किसी पोजीशन को जाने की जाती है। बिल्कुल नवोदय में ये चीज़ है ही नहीं कि सामने वाले, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो अब भैया इतने बड़े डॉक्टर रहे, हम लोग को पूछते ही नहीं। नहीं ऐसा अगर But ये see, आप जो आप nowodaya bringing इस है, वर्ड में मैजिक है श्वेता, मैं ये बोलूंगी, ये जो नवोदया वर्ड है इसमें कुछ मैजिक मैजिक है, कुछ तो है। स्कूल के परिवेश में मैजिक है जो नहीं अगर श्वेता आप देखोगे जो 80 स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे वो 80 को 80 एक ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल अर्बन लगा लो या आप रूरल लगा लो, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होती थी। उसमें ऐसा कोई नहीं होता था कि कोई रिच है या कोई पुअर है, सबकी एक ही फाइनेंशियल स्टेटस होता था। अब अगर आप किसी स्कूल में अपने बच्चे को डालते हो तो वहाँ पे डिफरेंट है कि आप मिडिल क्लास से, कोई अपर मिडिल क्लास से, कोई रिच क्लास से है, बट नवोदय में जो सिलेक्शन होता था वो सारे एक लेवल के बच्चे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए उनकी जो बॉन्डिंग थी वो आज भी इसलिए चल रही है क्योंकि उनका जो आप कुछ भी और परिवार था ना, जो लगभग लोगों का उनकी सेम थॉट प्रोसेस अभी भी मिलती है। आप सबका किसी भी same। फील्ड में चले जाएं, लेकिन मतलब आप खुल के नवोदय से ही बात कर पाते बिल्कुल, हैं। और आगे परसिस्ट करता है फिर वो। अच्छा, आपसे एक और सवाल है कि आप नवोदय के उसमें भी एक्टिव हैं, ऐसे भी सारी चीज़ें, फिर इतने फेमस डॉक्टर हैं, तो फिर ये टाइम का मैनेजमेंट किस तरीके से कर पा रहे हैं? क्योंकि 24 घंटे आपके पास भी होंगे, ऐसा तो नहीं कि सी भगवान जो ने मैं आपको- व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ ना, व्हाट्सएप यूज़ करा के मेरे ग्रुप देखोगे तो उसमें मेरे ख्याल से अगर मेरे पास 100 ग्रुप हैं तो 100 में से 70 ग्रुप नवोदियंस के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सो चाहे मैं नवोदियंस पेशेंट की बात करूँ चाहे नॉन नवोदियंस की, तो मैं व्हाट्सएप रेगुलर देखता हूँ। और फिर मेरी टीम बहुत बड़ी है, सो मैं उनको अपनी टीम से भी कनेक्ट कर देता हूँ। मेरी टीम के सारे डॉक्टर्स को नवोदियंस जानने लग गए हैं, जो नवोदय से पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा फिर मेरी टीम में भी नवोदियंस डॉक्टर्स हैं, मेरी टीम में मेरे कोऑर्डिनेटर भी नवोदियंस हैं। अच्छा सो अगर मेरी टीम में लोग गई तो मेरे एक ENT के डॉक्टर हैं जो सिक्किम के नवोदय से हैं। अच्छा फिर मेरी टीम में गायनी ओंको मीन्स गायनी कैंसर की एक्सपर्ट भी नवोदय से, वो हिमाचल से है। मेरा जो पार्टनर है वो मेरे बैचमेट है, वो मेरे नवोदय से है। मेरा कोऑर्डिनेटर प्रवीण जोशी है, वो मेरे नवोदय से है। सो मैंने एक टीम अप कर रखी है कि उनसे कनेक्ट रहो। अगर मैं कोई चीज़ मिस करता हूँ तो उनसे कनेक्ट करते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो टाइम मैनेजमेंट यस इज़ नॉट अ ईजी थिंग, इज़ वेरी डिफिकल्ट, और आप सबको कन्विंस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सो मैं इवन ग्रुप पे भी कहता हूँ या मैं किसी मीटिंग में भी होता हूँ 9 दिन की, मैं 2-3 चीज़ें कहता हूँ एज ए डॉक्टर। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू गिव यू द राइट एडवाइस। बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको सलाह ठीक दूंगा किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो चाहे कैंसर से रिलेटेड नहीं है। सेकेंड है कि मैं आपको, अगर मेरा फील्ड नहीं है किसी और का, मैं अच्छे डॉक्टर के पास भेज सकता हूँ आपको। मान लो कोई पेन के पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको ये बता सकता हूँ कि हाँ मैडम कैसा इलाज करते हैं, मैडम के पास चले जाओ। तीसरी चीज़ है फाइनेंसेस, जो लोग पूछते हैं भैया डिस्काउंट चाहिए, वो भी मैं कराता हूँ। अच्छा जितना मेरे से होता है मैं कराता हूँ। अगर मैं अपने सेंटर पे मीन्स जो मेरे पर्सनल सेंटर है वहाँ पे हेल्प करता हूँ, और जितने मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ मैं वहाँ भी हेल्प करता हूँ। सो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बट कई बार एक्सपेक्टेशन होती है कि फाइनेंस में ही हेल्प हो, वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि आपके भी हाथ बंधे हुए कि आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। बिल्कुल पर जितना मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ उस चीज़ को। बट एज ए डॉक्टर द फर्स्ट थिंग इज राइट एडवाइस और राइट ट्रीटमेंट, वो ज़रूरी है। वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, ये जैसे आपने फाइनेंस की बात की, इस पर एक और क्वेश्चन है, क्योंकि आप कैंसर का ट्रीटमेंट आप जानते हैं कि कॉस्टली है काफ़ी ज़्यादा, और हर कोई इतना फाइनेंशियली वेल सेटल फैमिली से नहीं होता है, और हर किसी के पास इतने कवर भी नहीं होते हैं, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के जो। तो जैसे कुछ पेशेंट्स आते होंगे, और आजकल जो लोगों का ये है कि हॉस्पिटल लॉबी जो है वो कई मैनेजमेंट पे लोग सवाल उठाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये इसको किस तरीके देखो से देखा जाए? कैंसर के ट्रीटमेंट का डिस्कशन लंबा चलेगा, क्यों? क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। कैंसर के ट्रीटमेंट का कोई एंड नहीं है। मान लो आप स्टेज 1 कैंसर पे है, आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, उसके बावजूद भी ये दोबारा आ सकता है, फिर दोबारा ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। तो आपके एक्सपेंसेस का एंड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी, मेरे ट्रीटमेंट में 10 लाख का खर्चा आएगा, मेरी इंश्योरेंस 10 की, मेरा हो जाएगा। नहीं, आपका एक्सपेंस 2 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि भी आप किस स्टेज पे हो, आपको कौन सा कैंसर, आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है।
So it's not easy for anyone, however rich you are, to get complete cancer treatment. अब इसकी ये प्लानिंग बहुत मुश्किल है. आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करोगे गवर्नमेंट आपकी बहुत हेल्प करे, नहीं कर पाएगी. आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट पूरा हो जाए और कॉस्ट कम लगे, वो भी नहीं है. इतनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस किसी के पास नहीं होती कि लोग 1 करोड़ की इंश्योरेंस, वो भी नहीं है. सो सीरियसली स्पीकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द राइट ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग टाइम. सो इसी एक मकसद से मैंने छोटे छोटे सेंटर खोले थे अपने, एक सोनीपत में, एक पश्चिम बिहार में है, कि भी आप इकोनॉमिक ट्रीटमेंट पे ले आ पाओ. इकोनॉमिक ट्रीटमेंट मीन्स आपको मान लीजिए किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चाहिए बट यू आर नॉट अफोर्डिंग इट, तो आप उसमें कंपनी से डिस्काउंट लेके पेशेंट को ऑफर कर सकते हो. अच्छा. और वो प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल नहीं होता, वो अपने सेंटर पे आप कर सकते हो. हाँ. बट उसके बावजूद भी खर्चे हैं एंड आपको ये नहीं पता देनी कब तक है. प्रॉब्लम ये है. हाँ, कब तक चलेगा वो तो इसका आंसर यही है कि अगर आप अपने आप पे ध्यान देते हो और कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ सकते हो और जल्दी इलाज करा सकते हो तो खर्चा कम रहेगा. जैसे ही आप एडवांस बीमारी में गए, खर्चा भी ज़्यादा है, ट्रीटमेंट का सक्सेस भी कम है, सर्वाइवल भी कम है. तो मेन मुद्दा ये है कि भी स्क्रीनिंग मीन्स चेकअप. नॉर्मल इंसान में इस सवाल का आंसर यही है कि आप प्लीज़ अपने हेल्थ चेकअप ज़रूर कराओ. बीमारी पकड़ में तो उसका इलाज टाइम पे करा लो. अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे कैंसर पेशेंट जो अब नहीं हैं इस दुनिया में, कोई किसी ने यशोदा में इलाज कराया, काफ़ी साल करवाया, किसी ने धर्मशिला में करवाया, किसी ने राजीव गांधी में करवाया. ऐसे मैं कई कैंसर पेशेंट से काफ़ी क्लोज से जुड़ी हूँ और काफ़ी समय तक सर्वाइव भी किए वही. तो मैं चाहती हूँ कि आप, शायद उस समय तक मेरी भी रीच आप तक नहीं थी, क्योंकि शायद नवोदय ग्रुप व्हाट्सएप और फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं था, तो हम लोग आपस में जुड़ नहीं पाए थे उस समय. मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ. तो आप अपना बताइए कि जैसे आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप तक लोगों की रीच, हर टाइम लोग मुझे ही कॉल करेंगे या मैं आपको कॉल करूँगी, ये भी संभव नहीं है कनेक्ट के लिए. वो एक फेज़ होता है कि कोविड के टाइम में हम सब कनेक्टेड थे. मैं भी रात के 2 बजे 3 बजे तक मेरे पास भी कॉल आते थे. मैं कोऑर्डिनेट करवाती थी, किसी को दवाई चाहिए, किसी को एडमिशन चाहिए. शायद मुझे लगता है आपसे भी मेरी कोविड के टाइम में एक आध बार बात हुई है. तो आपका सेंटर जो है वो कहाँ कहाँ है? आपसे लोग किस किस टाइम में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं कुछ? सेंटर अभी जैसे मैं एज ए चेयरमैन मणिपाल ग्रुप काम कर रहा हूँ. तो चेयरमैन मणिपाल ग्रुप मीन्स कि नॉर्थ वेस्ट क्लस्टर कहते हैं इसको. नॉर्थ वेस्ट में आपका मुंबई, पुणे, रायपुर, जयपुर, रांची, पटियाला, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, में सारे सेंटर आते हैं, इवन जयपुर. सो आई नो देयर मैनेजमेंट. मैं पर्सनली काफ़ी सारे सेंटर्स पे नहीं जा रहा, बट आई नो देयर टीम्स. सो आई कैन कनेक्ट विद द मैनेजमेंट एंड विद द टीम देयर. बट मैंने जो अपने 2 सेंटर बनाए हैं, जो एक सोनीपत और एक पश्चिम बिहार, जिसमें मेरी अपनी टीम है जो काम करते हैं, जो इकोनॉमिक कॉस्ट पे ट्रीटमेंट होता है वो भी है. वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वो सब कनेक्टेड रहते हैं. तो नॉर्मली मेरे कनेक्ट में जितने भी लोग हैं सबको पता है कि भी मैं कहाँ कहाँ कब कब बैठता हूँ नॉर्मली. अच्छा. बट मैंने व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाया हुआ कि अपॉइंटमेंट के लिए 2 नंबर दे रखे हैं. सो मेरे पास करीबन 10 से 12 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कनेक्टेड रहते हैं लोगों से. अच्छा. एंड मेरे कोऑर्डिनेटर्स को बताया मैं कब कहाँ बैठ रहा हूँ, तो वो अपने आप पेशेंट्स को कनेक्ट कर देते हैं. मैम, जैसे अभी आपने बताया पेन, तो मतलब नॉर्मली पेन तो एक 40s प्लस में तो है और कम एज में भी है. तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ ना, आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि, क्योंकि सबकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा यही है कि लोग ना, मान लीजिए स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास चले गए, उसका इलाज चल गया, कुछ हो गया, तो उससे वो दर्द प्रॉपरली जाने, क्योंकि एक्सरसाइज या कुछ उस तरीके का इलाज, एक्सरसाइज भी बहुत, मुझे लगता है 100 लोगों में से 50% तो नहीं करते हैं प्रॉपरली. तो उसके लिए आपसे कहाँ लोग कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में रहती हूँ, काम करती हूँ. और हफ्ते में 2 दिन मैं जो हमारा जीविशा सेंटर है सोनीपत, वहाँ पर जाती हूँ. तो अगर किसी भी पेशेंट को मिलना है तो जैसे डॉक्टर डबास के कोऑर्डिनेटर्स हैं, मेरी भी टीम है, तो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे इन 2 जगहों पे कनेक्ट किया जा सकता है. जीविशा सोनीपत वाले, जीविशा सोनीपत वाला एंड मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका. हाँ जी. तो इन 2 जगह पर मेरी अवेलेबिलिटी रहती है. अच्छा, तो मतलब आपसे वहाँ जाके कनेक्शन हो जाए तो फिर तो ये ट्रीटमेंट जैसे पेन वेन का है, वो जैसे आप बताएं कि सारा, तो लगभग ये कितना ड्यूरेशन कितना होता है इसका? ड्यूरेशन देखो, अगर हमने कॉस्ट ठीक पता लगाया है तो वो ऑलमोस्ट परमानेंट ट्रीटमेंट ही होता है. ऐसा नहीं है कि हमने तो उनको आपके पास विजिट परमानेंट जो ऐसा नहीं है, मतलब जैसे नॉर्मली के घुटने में दर्द हुआ और स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा दिया, हम वो वाली चीज़ नहीं करते हैं.
हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, हम प्रॉपरली जो कारण है घुटने के दर्द का, कमर के दर्द का, कंधे का दर्द का, आप जैसे चलो कंधे के दर्द की बात करते हैं, कंधे के दर्द में फ्रोजन शोल्डर है या मांसपेशियों का टियर है, तो उस चीज़ का पता लगाकर और उसका इलाज करते हैं प्रॉपरली डिफरेंट इंटरवेंशन से। तो मैडम ने ना सोनीपत में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोला हुआ है, अच्छा। एंड उसका जो कोलेब्रेशन है उनको बताना चाहिए। कोलेब्रेशन उन्होंने यूएस के एक चेन है रीजनेक्स करके, उसके साथ किया हुआ है। अच्छा। आई थिंक शी कैन टेल बेटर देन मी। रीजनेक्स बेसिकली यूएस की चेन है रीजनरेटिव इंटरवेंशंस की, तो उनका जो प्रोटोकॉल यूएस में फॉलो करते हैं फॉर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या जो क्रोनिक पेन्स के लिए, वही प्रोटोकॉल हम सोनीपत में हमने वही प्रोटोकॉल से वो लैब लगाई है जिसमें उन्हीं के प्रोटोकॉल से रीजनरेटिव इंटरवेंशंस का काम करते हैं। तो मतलब मेरा है कि एक मतलब आपको तो आइडिया होगा ना, आप ट्रीट करते करते मतलब बहुत सारे पेशेंट आपके पास इस तरह के आते होंगे, तो लगभग कितना टाइम लग जाता है उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट में? क्योंकि अगर मान लीजिए आप सोनीपत में कोई अगर पेशेंट सपोज करिए गाजियाबाद का है, या फिर आप रखिए कोई बिहार का है, कोई आप उत्तर प्रदेश का कोई और एरिया उठा, देखो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो हमारा एक दिन का ही होता है। हम सेम डे केयर में ही होते हैं मोस्टली प्रोसीजर्स के, सेम डे में ही डिस्चार्ज कर देते हैं। कई बार होता है पेशेंट को 1 या 2 दिन एडमिट रखना पड़ता है, वो भी क्योंकि हमारे कुछ प्रोसीजर्स के बाद पेन कई बार थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए एडमिट रखते हैं, और उसके बाद हम आराम से डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन है, मतलब जिसमें जो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स हैं उनका रोल होता है कि ठीक है एक बार दर्द धीरे धीरे कम हो गया, उसके बाद मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराना, वो पूरा प्रोटोकॉल होता है लगभग 6 हफ्ते का। कितने दिनों तक? 6 हफ्ते का होता है। तो वो जहाँ भी पेशेंट रहते हैं वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट से कोऑर्डिनेट करके उनको बता दिया जाता है कि अच्छा, तो वो आपका अपने मतलब हमारी पूरे जगह पे इंडिया करने में की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट आपके कोऑर्डिनेट मतलब टच में? वो हाँ, मतलब जहाँ पे सपोज बिहार से कोई पेशेंट आया हमारे पास ट्रीटमेंट कराया, तो हम ट्रीटमेंट करके उसको वापस भेज सकते हैं, वो अपने होम टाउन पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो लोकल फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, जो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम उनसे व्हाट्सएप पे और उससे कॉल करके कोऑर्डिनेट रखते हैं। अच्छा, मतलब और उनको जो फिजियोथेरेपिस्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो उनको बता दी जाती है, और पेशेंट से भी हम रेगुलरली टच में रहते हैं पता लगाने के लिए कि हमारा जो प्रोसीजर है उसका किस तरह का इफेक्ट लोकल फिजियोथेरेपिस्ट को फिर आप गाइड कर क्या करना है, बिल्कुल कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब अंत में मैं जाते जाते पहले मैडम आपसे ही सवाल पूछ लेती हूँ कि आप ये कैंसर के आप दर्द के, तो मतलब कैंसर मतलब नॉर्मल एक आम लोग का जो है कैंसर सुनते ही, जैसे हम किसी का देखते हैं कैंसर हो गया हम लोग डर जाते हैं, तो आप लोग डेली इन पेशेंटों के मतलब ओवरऑल ट्रीटमेंट करते होंगे, आप इनके साथ काम करें तो आप भी देखते होंगे, तो आप कैसा महसूस करती हैं उन पेशेंट के दर्द को आप और ज़्यादा अच्छे से? क्योंकि सबके पैसे भी हों तब भी वो इमोशनली दुखी होते हैं, घर वाले भी बहुत मतलब अपना फेथ खो चुके होते हैं, जिनके पास फाइनेंस ना हो तो उनके दर्द को तो खैर हम शब्दों में शायद बता भी ना सके क्योंकि कितने दर्द में होते हैं। बहुत तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील करती हैं ऐसे लोगों से मिल, क्योंकि आप लोग का तो रोज लगभग मिलना हो ही जाता होगा ऐसे कई सारे लोगों से? देखो ऑब्वियसली ये वाले पेशेंट से हम रेगुलरली मिलते ही रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग और उसकी ज़रूरत होती है, तो जितना सपोर्ट होता है वो हम देने की कोशिश करते हैं, भले ही वो दर्द में हो या फिर थ्रू काउंसलिंग। नहीं, इमोशनली जैसे मैं बोलती हूँ कि आप लोग का खुद का लाइफ स्टाइल रूटीन बहुत बिजी है और वो नहीं, लोग देखो, खुद कुछ टूटे हुए होते patients हैं, मतलब- कोई इरिटेट होके बात करेंगे कुछ, तो ऐसे में आप कैसे मतलब मैनेज कर पाते हैं उन लोग के साथ, कैसे आप? नहीं, हम घर पे भी आने के बाद कई बार कुछ चीज़ें होती हैं, कोई पेशेंट है पर्टिकुलरली कोई यंग बच्चा आ गया तो साइकोलॉजिकली तो हमें भी फ़र्क पड़ता है, हम घर पे आके डिस्कस भी करते हैं, फिर एक दूसरे को समझाते भी हैं। तो मतलब एज ए फीमेल मुझे लगता है फीमेल ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो बिल्कुल। मतलब आप भी इमोशनल हो जाती हैं? बहुत इमोशनल है। बहुत बार वो इनफैक्ट पेशेंट की फैमिली भी रियलाइज़ कर लेती है कि मैं इमोशनल हो गई हूँ, तो वो कॉमन है। क्योंकि वो एक फैक्टर होता है ना कि फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा वो ज़्यादा होता है, इमोशनली हो जाते हैं तो श्वेता, जब भी पर्टिकुलरली आप किसी भी पेशेंट की जर्नी सुनोगे ना, एटलीस्ट कैंसर पेशेंट्स की हम सुनते हैं और हम उस पर बहुत बार सर्वाइवर मीट कराते हैं, और सर्वाइवर मीट में हम पेशेंट को पूरा एक मौका देते हैं बोलने का, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो अगर आप भी उनकी जर्नी सुनोगे ना जब कभी भी, तो अगर आप इमोशनल नहीं भी हो तो भी इमोशनल आपकी एक पेशेंट्स को अभी मैं लाऊंगी, आप थोड़ा पहले उनके बारे में बताइए कि पिंकी चावला, आपने उनका ट्रीटमेंट किया, कैंसर था, बहुत दर्द में थी, उस दर्द के मैं कैंसर से पहले भी उनको जानती थी, जब उनको कैंसर हुआ मैं तब भी जान रही थी, और वो कैंसर से रिकवर कर गई, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने? देखो ऐसा है श्वेता, कैंसर के 30 से 40% पेशेंट सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, इसलिए मैं ओपिनियन की बात कर रहा था कि आप उनको बेस्ट ओपिनियन दो।
आप एक सेंटर पे जाते हो, आप बेस्ट सेंटर ढूंढते हो, चाहे आप अफोर्डिंग हो या नहीं हो, जो लोग बेस्ट सेंटर की तरफ जाते हैं कि हाँ बेस्ट सेंटर पे बेस्ट एडवाइस मिलेगी, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा, बेस्ट एडवाइस आपको बेस्ट डॉक्टर से मिलेगी, बेस्ट सेंटर से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक ओपिनियन देता हूँ कि लोग इंडिया में टाटा मेमोरियल, मैं मानता हूँ दे विल गिव यू द बेस्ट ओपिनियन, बिकॉज वो सेंटर ने अपने आप को बनाया है ऐसे। बट उसके अलावा किसी भी सेंटर पे आप जाते हो तो हर डॉक्टर की माइंड सेट डिफरेंट है, तो डॉक्टर से ही सेंटर बनाया है। सो इसलिए आपको बेस्ट डॉक्टर ढूंढना पड़ता है जो आपको ठीक ओपिनियन दे। जी जी जी। ऐसा बहुत बार होता है कि एक सेंटर ने आपको कुछ ओपिनियन दी, वो मेरे पास आते हैं, मेरी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। कई बार डॉक्टर्स को भी थोड़ी जल्दबाजी रहती है ट्रीटमेंट करने की, भी हाँ अभी रिपोर्ट आधी आई आधी नहीं, चलो सर्जरी कर देते हैं, पूरी ब्रेस्ट निकाल देते हैं, हाफ निकाल देते हैं, ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले बीमारी पूरी कंफर्म करो, बीमारी का टाइप, पूरा ट्रीटमेंट पेशेंट से डिस्कस करो, क्योंकि पेशेंट को अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। ये नहीं है कि भी आपने सर्जरी कर दी, सर्जरी के बाद देखेंगे कीमो देनी है नहीं देनी। नहीं, अगर देनी है तो पहले से आपको आइडिया होता है भी देनी है नहीं देनी, वो डिस्कस मेनली ब्रेस्ट कैंसर में। सो आप सेकेंड ओपिनियन लेते हो, फिर आपकी ओपिनियन अगर चेंज होती है, ओपिनियन चेंज कब हो सकती है? एक, बीमारी को देख के, फिर पेशेंट ये भी देखता है कि भी जो डॉक्टर है वो मेरे से इमोशनली कितना कनेक्टेड, उसने मेरे को कितनी सच्चाई बताई एंड वो कितना एक्सपर्ट है उस चीज़ में। सो पिंकी का ट्रीटमेंट भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा, आप पिंकी से अगर कनेक्ट होते हो तो पिंकी भी आपको मेरे से ज़्यादा बता बिल्कुल पाएगी, बिल्कुल। मैं क्योंकि पेशेंट का एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ वो ज़्यादा फील करते हैं। डॉक्टर्स के लिए तो भी आप अपने ओपिनियन दे दी। चलिए मैं पिंकी को यहाँ बुला के पिंकी से पूछती हूँ कि पिंकी जी, आपका ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर सुरेंद्र दवास जी भी सामने हैं, तो आप बताइए आपको कैसा महसूस हुआ जब आप इनके अंडर में आई? क्योंकि इससे पहले आप कहीं और दिखा रही थी, फिर इनके पास आई, तो आपको कैसा लगा? और ट्रीटमेंट के बाद आज आप बिल्कुल सही हैं, पहले की जैसी हो गई हैं, तो आप कैसा फील कर रही हैं? नमस्कार मैम, नमस्कार सर। नमस्ते पिंकी। मैं जब जब मेरे डिसीज़ के बारे में पता चला था, तो मैं श्वेता ने बहुत अच्छा पूछा है पूरी मेरी जर्नी। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था राजीव गांधी हॉस्पिटल से हुआ था, जहाँ पे मेरी कीमोथेरेपी हुई थी। वहाँ पे जो डॉक्टर थी उन्होंने हमें थोड़ा सा मुझे और मेरी फैमिली को ऐसा, मेरे हस्बैंड को लगा कि थोड़ा सा मिसगाइड किया है। लास्ट टाइम पे जब सर्जरी होनी थी, कीमोथेरेपी हो चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड के एक अंकल थे, उन्होंने दबास सर के बारे में हमें बताया, तो हमें लगा कि हमें सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। तो हम रिपोर्ट्स लेके मैं अपनी फैमिली के साथ सर के पास गई। जब इनसे मिले, वो कहते हैं ना कि एक ऑरा होता है, 5 सेकंड पहले हमें पता चल जाता है किसी पर्सन से मिलने के, अंदर से एक हमारी आत्मा बोलती है कि हाँ वी आर ऑन राइट प्लेस नाउ। तो वो मेरे साथ ऐसा हुआ। जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे हस्बैंड और मैंने सर को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, तो सर पहले ही किसी पेशेंट से बात कर रहे थे, हमें 2 मिनट के लिए बिठाया, तो बहुत अच्छे से उनको रिप्लाई कर रहे थे कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका ट्रीटमेंट हो गया, आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो जब भी कैंसर का कोई भी पेशेंट होता है या उसकी फैमिली होती है, वो ये उस टाइम पे उनके ऊपर फाइनेंस का बर्डन, बीमारी जो कैंसर है उसका बर्डन, एक प्रेशर होता है। उस टाइम पे हम लोग देख रहे होते, हम भगवान तो सीधा आ नहीं सकते, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर ही हमारा भगवान है, कि वो हमें अच्छे से सुने, हमें गाइड करे, सही हमें राह दिखाए किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना है अपना। तो उस टाइम पर डॉक्टर सुरेंद्र ने हमें बताया कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दो, मैं जो पिंकी की मेरी जो रिपोर्ट थी वो देख के तुमसे 10-15 मिनट बाद डिस्कस करके अदर डॉक्टर से, अपनी टीम से मैं मिलता हूँ। तो 10-15 मिनट का टाइम दिया उन्होंने हमें। दोबारा से आए रिपोर्ट्स देखकर, तो उन्होंने बोला कि एक छोटा सा टेस्ट होगा लंग्स का, कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं पहले वो क्लियर करूँगा, देन मैं ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करूँगा, ये गाइड किया। तो हम शॉक्ड हो गए कि अब ये लंग कैंसर
का ये क्या बीच में आ गया है। तो उस टाइम पे हमें लगा कि डॉक्टर हमें सही से गाइड कर रहे हैं, कि वो हमें डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि आप एडमिट हो जाओ, आपकी सर्जरी होगी, ब्रेस्ट की सर्जरी होगी। तो उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, एक आई कांटेक्ट इस तरीके से था, एक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ आप मतलब डॉक्टर सही बोल रहे हैं, हमें करा लेना चाहिए। तो वो टेस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने सर्जरी के लिए तो उसके बाद एक चीज़ और बोली मुझे सुरिंदर सर ने कि जो आपका ट्रीटमेंट है उसके बाद ब्रेस्ट रिमूवल होगा, उसके बाद एक रीप्लांट, ब्रेस्ट रीप्लांट करानी है, वो पिंकी का इंडिविजुअल जो है डिसीज़न होगा। तो पिंकी पे डिपेंड करता है कि उसको करवाना है ब्रेस्ट रीप्लांट या नहीं कराना। उस टाइम पर हमें ऐसा लगा कि कोई भी डॉक्टर होता, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी थी, भगवान था हमारे सामने, उन्होंने जैसे कहना था हमने वैसे ही करना था। ये चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि साथ साथ ब्रेस्ट रिप्लांट भी होगा ब्रेस्ट रिमूवल के बाद, नहीं, उन्होंने हमारी फैमिली, मेरे ऊपर पर्सनली, मेरे ऊपर ये डिसीज़न पेंडिंग रखा कि पिंकी तुम्हारा पर्सनली डिसीज़न होगा, आप टाइम ले लो, ये बताओ कि ब्रेस्ट रिमूवल के बाद आपको ब्रेस्ट रिप्लांट करवाना है कि नहीं करवाना। उस टाइम पे मैंने सर को बोला, सर मुझे 5 मिनट का टाइम दो, मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करूँगी। तब मैंने अपने हस्बैंड और अपने फैमिली जो मेरे साथ थे लोग, उनसे बात करके मैंने बोला कि मुझे कराना है। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, अपनी टीम जो भी ब्रेस्ट रिमूवल वाले टीम डॉक्टर थे उनके पास भेजा, उनसे मैंने सारा समझा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जो भी जर्नी रही, इनकी जो टीम ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। उस टाइम पे हमें कहते हैं ना कि जो पेशेंट और उसकी फैमिली होती है, एक जो सपोर्ट चाहिए होता है ना, जो हम हमारे जो अंदर से हम सोच रहे होते हैं कि हमें मिले। तो आजकल जो भी डॉक्टर्स हैं वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलते हैं अब जो लोग कि डॉक्टर नहीं है वो कसाई हैं, कि कहीं ना कहीं बीमारी देखकर बैठे हैं कि ये बीमारी ऐसी है, इस बंदे को लूट लो। एक्सपेंस तो आता है नो डाउट, लेकिन जो मेरी एज थी और जो ट्रीटमेंट देना था, मेरी फैमिली ने पैसा नहीं देखा कि ट्रीटमेंट तो करवाना ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बियर नहीं कर सकते कॉस्ट। तो दबाज सर ने बताया उसके लिए कि मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया कि इन्होंने अपने जो पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक्स खोल रखे हैं पश्चिम बिहार में, जीविशा और सोनीपत में। तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वहाँ से बहुत कम है, ताकि जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी ट्रीटमेंट करा सकें। इसकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा होती है कि मिडिल क्लास भी नहीं बियर कर पाता। तो ये बहुत अच्छा ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बाद में इनके जीविशा के बारे में पता चला। नेक्स्ट सर्जरी के लिए मैं भी वहीं गई थी, जीविशा सजेस्ट करी थी डॉक्टर ने, तो मैंने वहीं पे नेक्स्ट सर्जरी अपनी वहीं करवाई थी। तो वहाँ की कॉस्ट और वहाँ की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो नॉर्मल पीपल जो है लोअर मिडिल क्लास भी वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो एक डॉक्टर को करनी चाहिए। उनके हाथ में जितना है सपोर्ट उन्होंने किया एज ए मेरी फैमिली को भी और मुझे भी, और जो उन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक जो भी अपना हॉस्पिटल जीविशा में और सोनीपत में खोल रखा है, वहाँ पे सब लोग इजीली ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जो बीमारी है कैंसर, वो तो फैमिली को और पेशेंट को सफ़र करना ही है। जो फाइनेंशियल सोचना पड़ता है कि इतना खर्चा आएगा इस बीमारी के लिए, तो उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने निकाला। क्योंकि वो BL कपूर में हर कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता। नॉर्मल जो लोअर मिडल है या मिडिल क्लास भी वहाँ नहीं करवा सकते। कि मैं भी सोचूं तो सडनली इतना अमाउंट अरेंज करना एक मिडिल क्लास के लिए भी इजी नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट करवाना किसी के लिए। तो दोबारा मैं उसी बात पे आती हूँ, सुरिंदर सर ने बहुत अच्छे से मेरे हस्बैंड को, फैमिली को मुझे समझा और बहुत अच्छे से गाइड किया, मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। इवन जब मैं ट्रीटमेंट होके ICU से
अपने वार्ड में आ गई थी, रूम में आ गई थी, तब ये आए, इन्होंने बोला मुझे, पिंकी को उन्होंने बोला कि सर्जरी की खुशी नहीं है कि पिंकी का लोअर एब्डोमेन से फैट रिड्यूस हो गया, पतले होने की ज़्यादा खुशी है। मुझे आज भी याद है उस टाइम इन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे तो वो एक सर्जरी हम कहते हैं ना, वो एक सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है वो कि सर्जरी लोग अपने फैट को हटवाते हैं, तो मैंने कहा उस फैट को हटा के ब्रेस्ट बना देते हैं। ब्रेस्ट बना मैं देते कहूँ हैं, तेरी फ्री हाँ। में होगी देख। तो मुझे ऐसा बोला उन्होंने, मतलब मैं उस टाइम इतने पेन में थी, पेन तो नहीं, ठीक था, मैं हैप्पी भी थी। वो कह रहे इसीलिए हैप्पी है कि ये पतली हो गई है, इसको उसकी ज़्यादा खुशी है कि पिंकी पतली हो गई है। उस टाइम ये आके बोला, तो एक जो कनेक्ट बना था पेशेंट और डॉक्टर का, इमोशनली हमारा जो बॉन्ड बना था ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, वो बहुत अच्छा था, वो जर्नी बहुत अच्छी थी। इतने दुख दर्द तकलीफ़ें मैंने सहने के बाद भी, तो उस टाइम पे अगर डॉक्टर हमें ऐसा मिल जाए तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। बहुत मेरा आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे हार्ट में कि मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे मिले और मेरा ट्रीटमेंट हो गया, आज मैं रिकवर हो गई हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू तो सो मच। मैं इसलिए कहता हूँ कि भी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस चलो होते हैं, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सर्च फॉर अ बेस्ट डॉक्टर जो आपको एडवाइस ठीक थे। सो आई ऑलवेज से टू पेशेंट्स कि भी ये तुम्हारा बेस्ट ट्रीटमेंट है, जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ ले लो, सो दैट उस पेशेंट को आगे कोई भी मिसगाइड ना कर पाए। तो फर्स्ट मीटिंग में सारी रिपोर्ट देख के आप पेशेंट को फुल इतना गाइड कर दो कि आगे उसको कोई गलत नहीं बता पाए। अल्टीमेटली फिर डिसीजन पेशेंट का है, उसको कहाँ ट्रीटमेंट चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, बट एज अ गुड डॉक्टर यू ऑलवेज एडवाइस देम बेस्ट एट फर्स्ट मीटिंग। तो थैंक यू सो मच मैम एंड सर, Thank you, आपने thank you. मेरा ट्रीटमेंट किया, मैं रिकवर हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा, आप उस टाइम तो आप भगवान ही थे, अभी भी मेरे लिए आप भगवान ही हो कि भगवान नहीं आ सकते, उन्होंने आपको भेजा और मुझे ठीक किया, इस बीमारी से बाहर लाए, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकली भी फिट हुई मैं। ग्रेट, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। Thank So happy for you, Pinky. थैंक यू सो मच मैम। अभी अभी आपने सुना कि पिंकी जी ने कितना अच्छा कहा कि डॉक्टर भगवान होते हैं, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि डॉक्टर कसाई भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हर किसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट रिकवर होके कभी ना कभी आपके सामने आ सकता है, आप उसके लिए क्या बनते हैं। ऐसे मैं दवास जी के बारे में कह सकती थी कि भगवान है, क्योंकि मैं बहुत जिद, लेकिन शायद ये शब्द मैं कहती तो आप सबको विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं इनकी पेशेंट नहीं रही हूँ। लेकिन अब इनकी पेशेंट जो इनको नहीं जानती थी, इससे पहले वो दवास जी को बिल्कुल नहीं जानती थी, ना उनसे कनेक्टेड है, ना उनके स्कूल की हैं। पिंकी मुझसे कनेक्टेड ज़रूर है, तो मुझे अच्छा बोलती, लेकिन उसने मुझे नहीं अच्छा बोला, वहाँ उस डॉक्टर को अच्छा बोला जिन्होंने इनको सही रास्ता दिखाया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर कसाई भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये एहसास ज़रूर हुआ होगा। तो मुझे लगता है डॉक्टर दवास जी से हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। श्वेता, इसमें एक ना कैच ये है कि भी हर डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकता है, पर बेस्ट कोशिश के बाद भी आप सबको ठीक नहीं कर सकते, ये भी फैक्ट है। बिल्कुल कि भी हर डॉक्टर के हाथ में कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारी सर्जरी करूंगा वो सारी ही बेस्ट होंगी। भाई मैं ये कहता हूँ कि मैं फिर वही बोलूँगा, बेस्ट एडवाइस फिर बेस्ट ट्रीटमेंट। इवन मेरी बेस्ट एडवाइस और मेरे बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद भी मेरे से भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। सो जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो फैमिली, वो पेशेंट उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाते। उस टाइम भी आपको इमोशनली पेशेंट के साथ खड़े होकर उनको समझाना होता है भी ये हो सकता है। एंड इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट मीटिंग में आप उनको सब कुछ बताओ। सो लाइक पिंकी का डिस्कशन चल रहा था, तो पिंकी का अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूँ, जैसे राजीव गांधी से आए तो इनको लंग में बेसिकली लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे। उन लिम्फ नोड्स में भी पेट स्कैन में कुछ दिख रहा था। मैंने कहा पहले ये कंफर्म करो, अगर वो लिम्फ नोड्स में पॉजिटिव आया तो तुम्हारी सर्जरी नहीं होगी, वो नेगेटिव आएगी तभी सर्जरी करेंगे। सो नेगेटिव आई, फिर हमने सर्जरी की। सर्जरी में ब्रेस्ट निकालना था, पर उसका रिकंस्ट्रक्शन हमेशा पेशेंट पे डिपेंड करता है। और ब्रेस्ट निकालना इज सिंपल सर्जरी, पर ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना इज ए मेजर सर्जरी। मेजर मीन्स जो हमने यहाँ से इसको पूरा फ्लैप लगाया, उसके खराब होने के चांस 5 से 10% है। सो मान लो अगर मैं पिंकी का ये फ्लैप लगा रहा हूँ और पिंकी का ये फ्लैप ठीक नहीं रहा, 5 से 10% में पिंकी आई, तो पिंकी को लगेगा मैंने इतनी बड़ी सर्जरी भी कराई, मैंने उसका पूरा एक्सपेंस भी दिया, उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुई। ये एक चीज़ हो सकती है। बट अगर मैंने पहले से उसको ये चीज़ बताई हुई कि दिस कैन हैपन, तो फिर पेशेंट आप पे कॉन्फिडेंस रखता है।
पर अगर ये चीज़ मैं ना बताऊं और उसकी सर्जरी कर दूं और फिर वो ख़राब हो जाए तो उसको लगेगा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, मेरे से तो पैसे ले लिए। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ एक कम्युनिकेशन जो है, अटैचमेंट टू पेशेंट इज़ गुड, बट कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अगर वो कम्युनिकेशन आप करके चलते हो तो आपका पेशेंट आप पे पूरा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखेगा, वो बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मैं उसके लिए भगवान नहीं रहता, फिर मैं ख़राब डॉक्टर हो जाता हूँ। बट अगर मैंने कम्युनिकेट किया हुआ है तो मैं उसके लिए फिर भी सेम डॉक्टर होऊंगा कि मैंने सब कुछ आपको पहले से बताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सबसे बड़ी बात आपने की कि आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन रखे थे। ये तो सच में आपने कहा कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन ऐसा नहीं कहते भगवान भी लोगों को, कुछ लोग मरते ही हैं। भगवान अगर है तो हर कोई जिंदा भगवान के भक्त भी मरते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और ये एक फेथ, एक ट्रस्ट आपका आपके पेशेंट पे बना के रखा हुआ है, वो तो हमने सामने देख लिया। ये और आगे भी मैं को यही उम्मीद करती हूँ सारे डॉक्टरों से कि सब लोग ऐसा ही करते होंगे, पर ट्रस्ट जो है चाहे ऐसा बना होना चाहिए कि कोई पेशेंट को किसी को कसाई कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप दोनों का आने के लिए शो में बहुत बहुत धन्यवाद। आगे उम्मीद करती हूँ फिर से आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, जब भी मिले, क्योंकि ये विषय ही इतना लंबा है कि शायद मुझे लगता है हम 3-4 घंटे भी बात करें तो समाप्त नहीं होने वाला है। जो फिर से मैं आप लोगों का एक बार चाहूँगी कि हमारे शो में आए और दर्शकों को और भी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकें। थैंक यू। थैंक यू।